फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज एडू एथिक्स एंड आज हम करने वाले हैं एक सबसे इजीएस्ट चैप्टर, बेसिकली सबसे इजीएस्ट चैप्टर। लेकिन इसका वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एक तो ये इजी है और हमें क्या चाहिए कि हम लगातार वीडियोस देखते रहें और पढ़ते रहें। तो अब टर्म 2 की शुरुआत हम कर रहे हैं और इसलिए हमने एक इजी चैप्टर लिया है। सबसे पहले तो जैसे कि इंटरेस्ट बना रहे, बहुत टफ से शुरू करते हैं तो लगता है कि तो बहुत लेंदी है, टफ है, नहीं कर पाएंगे। तो इजी से शुरू करते हैं एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द tough chapters that we have in our syllabus, right? Now, the name of the chapter is our environment. Okay? कंसेप्ट एंड क्वेश्चन आंसर्स दोनों चलेंगे। ये देख तो आपको क्वेश्चंस रहे हैं पर ये एक सीरीज में है, यानी हर एक टॉपिक को इन क्वेश्चंस में हम लेंगे और जो अंडरलाइंड वर्ड्स है इनको हम थोड़ा समझेंगे फॉर आर मोर गुड अंडरस्टैंडिंग, फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम उन वर्ड्स को जो अंडरलाइंड है विल गो थ्रू विद देम एज वेल। So, environment, anything that is surrounding you is your environment. For example, in our environment we have air, in our environment we have plants, many animals are there which are surrounding us. So, all of these things which are in our surroundings, they constitute our environment. Okay? But when we are giving a definition in science, we have to be more specified. So, when I'm saying that everything or anything which is in my surroundings, now how I can give a term to my surroundings? Okay, environment हम समझते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हमारा environment कहलाता है। हमारे आसपास जो कुछ भी है वो हमारे environment है। बट यहाँ पे हमने सराउंडिंग वर्ड्स को हटा दिया और एक नया शब्द लगा दिया एंड दैट इज बायोस्फीयर। क्या है बायोस्फीयर? देखो डेफिनेशन को पढ़ो, अगर एनीथिंग दैट कैन बी बायोटिक और एबायोटिक, तो एनीथिंग दैट कुड बी और दैट कैन बी बायोटिक और एबायोटिक which is present in our biosphere constitutes our environment. Okay, यहाँ पे और हटा के एक बार एंड कर लो, ठीक है? एंड यस, देखो बायोस्फीयर का क्या मतलब है। देखो बायोस्फीयर, इसके बारे में आपने पहले पढ़ा है। सी इन आर सराउंडिंग्स वी कैन सी एयर, वी कैन सी वाटर, वी कैन सी लैंड। तो एयर, वाटर, लैंड, ये तीनों चीजें मिलकर के बायोस्फीयर बनाती है। इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, एग्जाम्पल नहीं, इसका एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देती हूँ आपको। आई थिंक आपको इससे दिख रहा है। दिस इज योर अर्थ, ओके, दिस इज योर अर्थ। थोड़ा ठीक है। अब इस अर्थ के आसपास एयर है, ये एयर है, दैट मीन्स एयर को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। एयर को हम क्या बोले? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर तो है नहीं है? है। अब हमारे अर्थ के पास लैंड भी है। लैंड को हम क्या बोलते हैं? लैंड को हम क्या बोलते हैं? जो लैंड है, लैंड, लैंड को हम क्या बोलते हैं? लैंड को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर। और बाकी बचा क्या है? पानी है। हमारा अर्थ में पानी तो बहुत सारा है। सो दिस वाटर बॉडी इज कॉल्ड आर हाइड्रोस्फीयर। इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम कहेंगे हाइड्रोस्फीयर। So you can see that our earth is basically made up of atmosphere, hydrosphere and lithosphere, right? So this type of environment, this type of surrounding gives rise to life on earth. ये तीन चीजें मिल गई जब, तो हमारे आसपास जिंदगी आ गई। जब आपके पास लैंड है और आपके पास पानी नहीं और एयर नहीं है, तो व्हाट यू विल डू ऑन दिस लैंड? इट इज वेस्ट। इफ यू डोंट हैव
air, if you don't have air and water, they are on the land. Again, if you have land and if you have water as well, but you don't have air, so then again life is not possible. Life is impossible without air. If you have both atmosphere and lithosphere, but you don't have hydrosphere, you don't have water, so you can see at present what is going on at present. There is land, there is air, but what is the thing which we are lacking? That is the water. So without water again life is impossible, right? So now from here you can understand that all these three things are important. So basically, what is Earth? It is a narrow zone where atmosphere, hydrosphere, and lithosphere are present. So where these three things are present, where then we call it as a biosphere. अच्छा, इसको और अच्छे से समझ सकते हो आप इस तरह से कि ठीक है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, ये तीनों चीजें हैं। जब ये तीनों चीजें कंप्राइज हो गई, मिल गई, तो इन्होंने क्या दे दिया? लाइफ दे दिया। सो हमारा जो अर्थ है, इट इज कॉल्ड अ लिविंग प्लैनेट। अ लिविंग प्लैनेट क्यों है लिविंग प्लैनेट? क्योंकि जिंदगी है यहाँ पे। इसको जब हमारे को एयर मिल जाता है, हमको पानी मिल जाता है, हमें लैंड मिल जाता है, तो हमें फिर क्या चाहिए? वी हैव दीज थ्री थिंग्स एंड हेंस हमारा प्लैनेट एक लिविंग प्लैनेट है। तो अब साइंस में इस लिविंग वर्ड को ही हम कहते हैं बायो। क्या कहते हैं? बायो। आप बायोलॉजी पढ़ते हो, दैट मीन्स यू स्टडी अबाउट द लिविंग एंटिटीज। आप बायोलॉजी में लिविंग एंटिटीज के बारे में पढ़ते हो। लिविंग एंटिटीज यानी कि जो लिविंग बीइंग्स है उनके बारे में आप पढ़ते हो, है ना? तो जब आप लिविंग एंटिटीज के बारे में पढ़ते हो, लिविंग बीइंग्स के बारे में पढ़ते हो बायोलॉजी में, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, है ना? उसी तरह से बायोस्फीयर में लिविंग वर्ड को रिप्लेस करके बायो लगा दो, और प्लैनेट क्या है? एक स्फीयर है, एक जगह है। तो इस प्लैनेट वर्ड को भी रिप्लेस कर दो, स्फीयर लगा दो, एक जगह जिसे आप कह सकते हो। तो एक ऐसी जगह जहाँ लाइफ है, बायोस्फीयर यानी ऐसी जगह जहाँ लाइफ है, तो वो आपका बनता है एक लिविंग प्लैनेट अर्थ। ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे इस डेफिनेशन में बोला है कि वो कोई भी चीज जो कि बायोटिक हो या फिर वो अबायोटिक भी हो सकती है। इट कैन बी बायोटिक एंड इट कैन बी अबायोटिक एज वेल। ठीक है, एक सेकेंड। एनीथिंग दैट कैन बी बायोटिक और अबायोटिक ही लगा हुआ यहाँ पे, है ना? मैंने डेफिनेशन ढंग से देखा नहीं, राइट? Which is present in our biosphere constitutes our environment. तो वो कोई भी चीज जो कि बायोटिक भी हो सकती है या अबायोटिक भी हो सकती है, वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए? बायोस्फीयर में प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूट आर एनवायरमेंट। अब यहाँ पे दो शब्द और है जिनको समझो, बायोटिक और एबायोटिक। देखो, एक चीज और मैं बोलूंगी, इस डेफिनेशन में बायोस्फीयर वर्ड को कहीं जगह आपको मिलेगा हटा करके सराउंडिंग्स लिख दिया है, बट आपकी डेफिनेशन को और मीनिंगफुल बनाने के लिए, और अच्छा अप्रोप्रिएट और ब्यूटीफाई करने के लिए वर्ड्स को हमने थोड़ा और साइंटिफिक यूज किया है। क्योंकि आप नॉर्मली लिख सकते हो वहाँ पे ना सराउंडिंग्स, वो चीजें जो हमारे सराउंडिंग्स में है वो एनवायरमेंट है, बट साइंस में ज्यादा नॉलेज लेनी है तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे टर्म्स को समझो जो साइंटिफिक हो। तो जब हमने यहाँ पे बायोस्फीयर लगाया तो हमें बायोस्फीयर लगाते ही एक नया एक्सप्लेनेशन मिल गया कि क्या है बायोस्फीयर। एक ऐसा स्फीयर, एक ऐसा गोला जहां जिंदगी हो, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बात समझ में आया? So, anything that can be biotic or abiotic which is present in our biosphere constitutes our environment. What is biotic and abiotic? यहाँ क्वेश्चन आता है। See, biotic that means life है जहाँ पे, bio word क्या है? life। जहाँ पे इसके आगे prefix लग गया a, that means abiotic, that means no life. So when I'm talking about biotic, that means तो living है। So biotic क्या होते हैं आपके? living organisms, living organisms।
लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एबायोटिक क्या होते हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। which is present in our biosphere constitutes our environment. अब क्वेश्चन आता है आगे बढ़ के कि क्या है इकोसिस्टम। जब हम एनवायरमेंट समझ गए कि एनवायरमेंट में प्लांट है, एनिमल्स हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें देखो, और उसके अलावा देखो बायोटिक में तो प्लांट एनिमल्स ये सब आ गए। एबायोटिक में देखो जैसे आपके पास लैंड है, वाटर है, सॉइल है ना, एयर है, ये सब चीजें जो है जो कि नॉन लिविंग है बट अगेन आर एसेंशियल फॉर अस। क्या वाटर लिविंग है? नहीं, मगर फिर भी हमें चाहिए। लाइफ अगर इस दुनिया में है तो वो वाटर, एयर, सॉइल, इन सब चीजों की वजह से ही है। तो यही नहीं है कि एनवायरनमेंट में हम लिविंग चीजों को देखिए, एनवायरनमेंट में नॉन लिविंग चीजें भी आती है जो हमारे लिए यूजफुल है, हमारे लिए जरूरी होती है ना। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि ठीक है इतने सारे प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब यहाँ पे स्कैटर्ड है, सब बिखरे हुए हैं, सब स्कैटर्ड है, पर ये सब क्या एक दूसरे से कनेक्शन में है? Is there any interrelation between all of them? Is there any interconnection between all of them? तो वो चीज अब यहाँ पे आती है कि इतने सारे जीव जंतु हमारे दुनिया में है जो कि लिविंग है, नॉन लिविंग है, मगर ये कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, कैसे दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यह क्वेश्चन आता है। तो अब हम समझेंगे इकोसिस्टम को। Interaction between the biotic and abiotic component of our environment forms the ecosystem. ये इकोसिस्टम क्या है? ये बेसिकली एक इंटरेक्शन है। अगर ये इंटरेक्शन वर्ड यहाँ नहीं है तो ये डेफिनेशन खत्म है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दिस वर्ड इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब एक दूसरे से कनेक्शन में है, ये एक दूसरे के जानकार है ये। कौन? बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट हमारे एनवायरनमेंट के। तो जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट हमारे एनवायरनमेंट की एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो ये चीज हमारे इकोसिस्टम कहलाती है। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि आजकल के टाइम पे इट इज मोर नोन टू अस कि न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, न्यूज में हम सुनते आ रहे हैं, सुनते जाते हैं दैट इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो रहा है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्या है इसका मतलब कि इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है? हमें इकोसिस्टम का मतलब समझ में आ गया कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का इंटरेक्शन। अच्छा, ये डिस्टर्ब कैसे हो जा रहा है? तो उसके लिए सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इंटरेक्शन है किस तरीके का, हाउ दे आर इंटरेक्टेड विद ईच अदर, कैसे पॉसिबल है ये इंटरेक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ डज दिस इंटरेक्शन इज पॉसिबल बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। कैसे ये इंटरेक्शन पॉसिबल हुआ तो कैसे ये इंटरेक्शन हुआ। So how this interaction is possible, that means how biotic and abiotic component are interacting with each other, पहले समझ लेंगे फिर डेफिनेशन देखेंगे। और यहाँ पे जितने हाईलाइटेड वर्ड है ये रब होगा बोर्ड पूरा का पूरा, then all the highlighted words over here on the screen are going to be defined. Okay, सब कुछ डिफाइन होगा जो कि यहाँ पे हाईलाइटेड है, बिकॉज it's this is your question and this is your answer. Now there are some key terms which are over here which needs to be more needs to be more simplified for you. So I need to define few words over here, but firstly let me tell you कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, बायोटिक और एबायोटिक चीजें जो हमारे आसपास हैं, लिविंग नॉन लिविंग, ये इंटरेक्ट करती है, पर ये इंटरेक्शन कैसे करती है? समझो इस बात को। प्लांट है, प्लांट ने अपना खाना बनाया। क्या प्लांट को हमने रोटी सब्जी दिया कि प्लांट बेटा खाना खा ले? नो, हमने कुछ नहीं किया। प्लांट को हमने केवल और केवल, अगर हम अपने घर में प्लांट लगाते हैं सो व्हाट वी डू, हम उसको मिट्टी के अंदर सीड को डाल देते हैं, वो प्लांट अपने आप जर्मिनेट होता है। ऑल्दो हम उसको वाटर देते हैं, बट देयर आर फ्यू प्लेसेस, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट वहां पे कोई पानी नहीं देने आता है, वहां पे पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं, उनको वाटर भी खुद मिल जाता है। ठीक है,
तो क्या होता है कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाता जाता है, खाना बनाएगा, एयर लेगा, एनर्जी उसको मिलेगा। खाना बनाने का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस हो जा रहा है, रेस्पिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस से फूड मिलेगा, रेस्पिरेशन होने से जो ऑक्सीजन उसके अंदर आएगी प्लांट के, वो दोनों चीजें, फूड जो उसने सिंथेसाइज किया है खुद, और वो ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और वो क्या बनाएगा, एनर्जी बना देगा, एनर्जी रिलीज कर देगा। तो खाना खाया और एयर लिया, ऑक्सीजन लिया बॉडी में, दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया, रिएक्शन किया और विस्फोट किया, क्या उसने दिया, एनर्जी दिया। ओके, प्लांट ने एनर्जी ले ली। अब प्लांट ने एनर्जी ले ली तो वो एनर्जी से क्या क्या करेगा, आपको मम्मा दूध पिलाते हैं, ग्लास भर के दूध मिलता है आपको, अच्छा खासा 3-4 रोटियां मिलता है, तो वो रोटी सब्जी दूध पी करके क्या होता है आपका, आपको एनर्जी आ जाता है। आपको जैसी एनर्जी आता है, फुर्ती आ जाता है, तो आप करते हो बहुत सारे काम, यू डू मैनी वर्क्स, देन आपको कहीं बाहर जाना है, मार्केट जाना है, चल फिर के मार्केट होके आओगे, खूब घूम फिर के खेल कूद के आओगे, और जब आपका ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा, जब ये एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगा, तब आप एक अच्छी चैन की नींद लोगे, है ना, यही होगा। तो एनर्जी मिल गई जब प्लांट को, तो प्लांट ने भी ऐसे ही कि ऑल्दो इट कांट मूव बट इट नीड्स फूड, व्हाई इट नीड्स फूड, इट नीड्स फूड फॉर इट्स ग्रोथ, व्हाई इट नीड्स फूड, इट नीड्स फूड फॉर इट्स ग्रोथ, उसको खाना चाहिए ग्रो करने के लिए। Other than the growth, there are many other metabolic activities going on inside the cell. For that also it needs, what it needs? It needs energy. उसके अलावा उसे एनर्जी कहाँ चाहिए, इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इट नीड्स एनर्जी। तो एनर्जी तो उसका भर के यूज हो गया, खूब यूज हो गया, कुछ एनर्जी उसने स्टोर भी करके रखा बात के लिए। अच्छा, तब तक क्या हुआ, डियर आ गया, डियर आ गया, तो डियर ने उस प्लांट को खा लिया, क्या करा, खा लिया। अब जब डियर ने उस प्लांट को खा लिया तो उसको भी एनर्जी मिल गया, उसने भी खूब काम मस्ती किया, पॉन्ड में गया पानी पीने, और तभी टाइगर को, लायन को पता चल गया कि यहाँ तो आया है डियर, और अब मैं ऐसे करूंगा, इसका करूंगा शिकार, मैं इसे खाऊंगा। तो वहां जो लायन था, ये जो टाइगर था, वो जाएगा और उस डियर को खा जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो प्लांट था उसने एनर्जी क्रिएट करी, डियर ने जब उसे खाया तो उसने अपनी एनर्जी क्रिएट करी, है ना, लायन आया, लायन ने डियर को खाया और फिर उसे एनर्जी मिली। तो सबका खाना आपने देखा कि किस तरह से बनता गया, डियर का खाना था प्लांट, लायन का खाना था वो डियर। अब मान लो मैं क्या करती हूँ, मैं इस डियर को स्किप आउट कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये डियर इस दुनिया में, मैंने डियर का खूब हंटिंग किया, खूब मजे से डियर को हंट किया, और फिर डियर्स हो गए खत्म, एक्सटिंग्विश्ड, नाउ डियर्स आर एक्सटिंग्विश्ड, मान what will happen, population of lion will rapidly increase, because see what will happen, sorry, I have done some mistake over here, let's say that I have skipped out the deer, ठीक है, डियर को स्किप आउट कर दिया। अब व्हाट विल हैपन, लायन का क्या होगा, लायन का खाना कौन था, डियर था। अब यहाँ पे देखो मैंने गलती क्या किया था, मैंने बोला कि लायन जो है वो रैपिडली इंक्रीज होगा, बट नहीं, लायन विल रैपिडली डिक्रीज, कम होता जाएगा, क्यों, लायन का खाना खत्म हो गया ना, डियर क्या था, लायन का खाना था। अब आपकी मम्मा अगर आपको एक दिन खाना ना दे तो आप बिना भूख के, मतलब बिना खाए रह लोगे, 2 दिन नहीं दे, 3 दिन नहीं दे, 4 दिन नहीं दे, फिर what will happen to you, you will also die. Same thing will happen with the tiger, with the lion and many carnivores as well, that they all will die because they are not getting their food, उन्हें अपना खाना नहीं मिल रहा है। अब कार्निवोरस एनिमल जो कि केवल और केवल फ्लेश खाते हैं या मीट खाते हैं या अदर एनिमल्स को खाते हैं, सिंपल भाषा में कहें तो क्या वो उस प्लांट को खाएंगे, नहीं खाएंगे, वो प्लांट उनके लिए बेकार है, वो प्लांट उनके लिए बिल्कुल बेकार है, उनको तो चाहिए डियर, उनको चाहिए डियर, वो उनका खाना है हिरण। तो जब उनको ये डियर नहीं मिलेगा, ये हिरण नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, लायंस का, बेचारे मरते जाएंगे, सो देयर पॉपुलेशन विल रैपिडली
डिक्रीज, कम होगी उनकी पॉपुलेशन, लायन की पॉपुलेशन गिरी, खत्म हो, तो कुछ तो बेचारे हंगर के मारे मर जाएंगे. So many of the tigers or lions or other carnivores will die because they are not getting their deer. They are herbivore animal. So because of the starving they will die. हंगर के मारे, स्टार्विंग के मारे वो मर जाएंगे. लायंस जो कि कार्निवोर्स. क्या होगा हमारे यस अब कुछ जो लायंस हैं कुछ तो मर गए, जो बचे कुछ लायंस होंगे वो क्या करेंगे, फॉरेस्ट से बाहर निकल आएंगे. फॉरेस्ट के बाहर उन्हें कौन मिलेगा, हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स मिलेंगे. काउ, कैट्स, buffaloes, buffaloes and dogs, many cattle they will find, many domestic animals they will find outside the forest as well, right? और वो उन्हें खाएंगे. टाइगर आया बाहर जंगल के, उसे क्या मिलेंगे, कैटल्स मिलेंगे, गोट्स मिलेंगे, डॉग्स मिलेंगे, कैट्स मिलेंगे, उन्हें खाएगा. और हम भी बचे हैं अभी, वो हमें भी खा सकते हैं. सो इट्स इजी फॉर लायन टू ईट अस एज वेल. तो लायन ह्यूमन बीइंग्स को फिर अपना खाना बनाएगा, ह्यूमन बीइंग्स को अपना फूड बनाएगा, और अदर एनिमल्स को जो कि उसको मिलेंगे आउटसाइड द जंगल उनको अपना फूड बनाएगा. क्यों क्योंकि डियर हमने स्किप आउट कर दिया है फ्रॉम दैट फूड चेन. गेटिंग माय पॉइंट. अब ऐसा होगा तो क्या होगा, फाइनली लाइफ विल डिसअपियर. यही होगा, लाइफ खत्म हो जाएगी अर्थ से. जब ना लायन, क्योंकि लायन भी मर जाएंगे, उन्हें खाना नहीं मिलेगा, हम भी मर जाएंगे क्योंकि हमें जो बच्चे कुछ लायन है वो खा जाएंगे. सब कुछ मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल एंड. अब बात करते हैं हम, मान लो अभी तो मैंने डियर को स्किप आउट किया है ना, अब मैं स्किप आउट कर देती हूँ किसको, अब मैं लाइन को स्किप आउट कर देती हूँ. लाइन को स्किप आउट कर दिया मैंने. देखो मैं लिख दे रही हूँ उस चीज को आपके लिए, यहाँ पे सीक्वेंस बना दे रही हूँ कि यहाँ पे ग्रास है, उसको कौन खाया, डियर, और डियर को कौन खाया, लायन. अभी फर्स्ट में तो हमने डियर को स्किप आउट किया था, अब हम स्किप आउट कर रहे हैं लायन को. ये क्रॉस साइन देख रहे हैं, ये लायन को स्किप आउट कर दिया गया है. Now when lion is skipped out, that means food chain खत्म हो जा रही है डियर से. लायन को हमने मार दिया है, पोचिंग कर दिया है, हंटिंग कर दिया है लायन, और लायन हो गया खत्म. लायन खत्म, लायन खत्म. लायन कौन है, जो डियर को खा रहा है. अब लायन जब होगा ही नहीं तो डियर को कोई खाएगा ही नहीं. जब डियर को कोई खाएगा ही नहीं तो डियर का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा. यही होगा. लेट्स से आपके पास 5 टॉफीज हैं और आपने उन 5 में से एक भी टॉफी को नहीं खाया, कलेक्शन का सोचा है, तो आप और 5 टॉफीज लाओगे, बाद में और लाओगे, टॉफीज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बहुत सारे टॉफीज इकट्ठा हो जाएगा क्योंकि आपने अभी तक एक भी टॉफी कंज्यूम नहीं किया. सो व्हेन देयर इज नो लायन, then there is no chance that this deer will be decreasing. It will increase, rapidly will increase, because deers को कौन खाता है, deers को lion खाता है. So lions are the consumers and they consume the deer. They consume the deer. So they are the consumers of deer. Deer को consume करता है. अब जब lion खत्म हो गया है, deer ही deer बचा है, तो deer का population बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया. इतना population बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, डियर्स तो केवल प्लांट्स को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं. दे आर बेसिकली कंज्यूमर ऑफ ग्रीन प्लांट्स. ये प्लांट्स को खाएंगे, ग्रेस करेंगे. अब इतने सारे जो डियर्स हैं, जब वो इतने सारे डियर्स जो है तो उनको ज्यादा ग्रास खानी पड़ेगी, ज्यादा ग्रास खाएंगे ऑब्वियसली. तो यहाँ पे सिचुएशन आएगी ऑफ ओवर ग्रेजिंग. दैट मीन्स और खाना है मुझे, और ग्रास खानी है मुझे, और ग्रास खानी है. पहले आपके पास मान लो एक फैमिली में 7 डियर्स थे, ठीक है, उनमें से 2 को लायन खा गया. अब जिन 2 को लायन खाया है, अब वो दो डियर्स है वो तो डेड है. अब दे आर डेड, दे विल नॉट कंज्यूम एनीथिंग, दे विल नॉट डू एनीथिंग. तो जब 2 डियर्स मान लो लायन खा गया,
तो 7 में से जब 2 घटेगा 5 बचेंगे, तो वो जो ग्रेजिंग होगी वो केवल 5 डियर्स की होगी। लेकिन जब लायंस होंगे ही नहीं तो डियर्स बढ़ते जाएंगे ना, बढ़ते जाएंगे, तो ग्रेजिंग भी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। जितना ज्यादा वो ग्रेजिंग करेंगे तो इट विल लीड टू सिचुएशन ऑफ ओवर ग्रेजिंग, जहाँ पे ग्रासेस का या जो प्लांट्स हैं उनको खाते जाएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे, और डियर्स आएंगे और खाएंगे और खाएंगे, और डियर्स आएंगे खाते जाएंगे खाते जाएंगे। सो इट विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ ओवर ग्रेजिंग। और ऐसा ही सिचुएशन हमारे डेजर्ट में है, और इन इंडिया आवर वेस्टर्न राजस्थान इज अ डेजर्ट। In that desert, what is the situation that they do not have any plant, they do not have any green plant. Okay, there is no scope of life in that particular region of Rajasthan, that western Rajasthan. So that part of western Rajasthan is completely, is without life. So it's abandoned without life. तो यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, लाइफ नहीं है क्योंकि प्लांट्स नहीं है, ट्रीज नहीं है। अब सोचो, ये तो एक वेस्टर्न राजस्थान की स्थिति है। अगर टायर्स का पोचिंग चलता गया, हंटिंग चलता गया, लायंस का हंटिंग चलता गया, तो यही होगा कि हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा। जितना हर्बीवोर्स का पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा उतना ही वो ग्रासेस को एंड प्लांट्स को खाएंगे। जितना ग्रास एंड प्लांट्स को खाएंगे, ओवर ग्रेजिंग होगा, तो उतना ही जो लैंड है इट विल बिकम एरिड लैंड, एरिड लैंड बन जाएगा। सो डेजर्ट लैंड क्या होता है, एरिड लैंड होता है, एरिड लैंड। और उस एरिड लैंड में कोई खेती बाड़ी कुछ भी नहीं हो सकती है, वो बिल्कुल रेतीला इलाका होता है। तो जब लायंस को स्किप आउट करेंगे तो देयर विल बी सिचुएशन ऑफ डेजर्ट, एंड डेजर्ट इज अ लैंड वेयर यू डोंट हैव वाटर, यू डोंट हैव vegetation, and that type of the situation will again lead to the the disappearance of life on earth. Okay, सो आई होप अब आपको यार ये कंसेप्ट समझ में आया हो। अच्छा, एक बार जल्दी से मैं इस कंसेप्ट को नटशेल में आपको बता दे रही हूँ क्या है। कि ये जो प्रोसेस मैंने बताया, पूरा जो चेन चलता रहा, इस चेन को हम फूड चेन कहते हैं। आई विल डिफाइन इट फॉर यू फॉर श्योर, आई एम गोइंग टू राइट देयर ऑन द बोर्ड दिस डेफिनेशन ऑफ फूड चेन। बट यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, द इंटरेक्शन इज पॉसिबल थ्रू फूड चेन in which abiotic components are used for making the food for producers by the process of photosynthesis। मैंने बताया ना कि फोटोसिंथेसिस हुआ था, ग्रास ने किया था, इस ग्रास के फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड मिला था, और उसके बाद फर्दर प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हुआ एंड उसको एनर्जी मिला, फाइनली एनर्जी मिला। तो हम मान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बाद उसको एनर्जी मिल गया। नाउ प्लांट इसको यूज करेगा एनर्जी को फॉर इट्स ओन पर्पसेस, and then this plant is going to be consumed by the consumers। consumers either they can be herbivores or carnivores। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि कैसे आपने लिख दिया carnivores, herbivores ही तो है जो कि कंज्यूम करेंगे प्लांट को, बट नो। सी, there are two things, it can be a direct connection or it can be an indirect connection। when I'm talking about direct dependence या direct interaction with the producer, जब मैं बात करती हूँ डायरेक्ट डिपेंडेंस या डायरेक्ट इंटरेक्शन की विद द प्रोड्यूसर, विद द ग्रास, विद द प्लांट, दैट मींस कि डायरेक्टली उसको प्रोड्यूस, डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया गया इस ग्रास को। मैंने क्या कहा, मैंने कहा डायरेक्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन, डायरेक्ट कंजम्पशन। तो जब हमने बात की डायरेक्ट कंजम्पशन की, तो जब डियर ने ग्रास को खाया तो दैट मींस डायरेक्ट कंजम्पशन। लेकिन जब इस लायन ने जब डियर को खाया, सो डायरेक्टली तो उसने डियर को खाया है, ठीक बात है, बट इनडायरेक्टली देखा जाए तो डियर में जितने सारे न्यूट्रिएंट थे वो तो उस डियर के, वो तो उस ग्रास के ही थे ना। डियर ने जो भी खाया उस ग्रास को तो खाया, उस ग्रास के ही तो न्यूट्रिएंट डियर के पास है। वो ग्रास ने जो एनर्जी प्रोड्यूस की थी वही तो डियर में गई है। तो वो जो डियर है, वो जो डियर आप देख सकते हैं अभी, ये जो डियर है ये क्या है, ये एकदम सेंटर पे जो आ रहा है, इसको जब इस लायन ने खाया, तो लायन ने जब खाया डियर को, तो बेसिकली उसने जो न्यूट्रिएंट लिए हैं इनडायरेक्टली तो वो ग्रास के ही लिए हैं, वो तो प्रोड्यूसर के ही लिए हैं। तो बेसिकली प्रोड्यूसर हो गया ग्रास, प्रोड्यूसर हो गया ग्रास। डियर एंड लायन दे आर द कंज्यूमर्स।
डियर इज हर्बिवोरस, लायन इज कार्निवोरस। डियर ने डायरेक्टली प्लांट को खाया, लायन इनडायरेक्टली उसके न्यूट्रिएंट को लिया है विद द बाय द इंटरमीडिएट डियर, है ना। नाउ when these plants or animals get dead, अब जब ये प्लांट एनिमल मर गए, मान लो लायन मर गया या डियर मर गया या जो कोई भी प्लांट था एनिमल था वो खत्म हो गया, मर गया, सो व्हाट विल हैपन, वो सड़ता रहेगा, स्मेल प्रोड्यूस होगी और हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होंगी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट होगा, है ना, एक्यूमुलेशन ऑफ डेड एंड डिकेइंग मैटर होगा, अनहाइजीनिक कंडीशंस क्रिएट होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास क्या रहते हैं, हमारे पास रहते हैं डिकम्पोजर्स। ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, दे डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग मैटर। ये उस डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर जाते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स को निकालते हैं, सीक्रेट करते हैं ये, जो कि क्या करता है, ये जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है विच इज एन ऑर्गेनिक मैटर, उसको खाएगा, ठीक है, उसे खाएगा, और कुछ जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होगा जो कि ऑर्गेनिक मैटर है बेसिकली, उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देगा। ये इनऑर्गेनिक क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन या अदर न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स हैं जो कि क्या चाहिए होते हैं सॉइल को, जो कि प्लांट को फर्दर ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। डिकम्पोजर्स का काम मैं बताती हूँ आपको, एक बार बोर्ड को रब कर देती हूँ। सो यहाँ पे हम समझते हैं द कंसेप्ट ऑफ दिस डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन होता है कि जो सड़ी गली चीजें हैं उनको देखो, डिकम्पोजिशन इज बेसिकली सड़ाना गड़ाना, सड़ाना कह सकते हैं आप, डिकम्पोज करना किसी चीज को, है ना। तो डिकम्पोजिशन में क्या है, अब देखिए जो प्लांट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये CO2 लेते हैं, उसके अलावा ये बहुत सारे अदर जैसे नाइट्रोजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं फॉर वेरियस प्रोसेसेस ना, फॉर फोटोसिंथेसिस दे आर यूजिंग दिस CO2, है ना, एंड दे आर यूजिंग वाटर, other minerals as well they are using, in the process of respiration they are using this oxygen, so they are using various gases and all of these are inorganic materials। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक सिंपली कह सकते हैं जो कि किसी भी तरह से एक लिविंग थिंग से रिलेट ना करता हो, एक कोई डेड चीज है तो वो एक ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन वो चीजें जो कंप्लीटली नॉन लिविंग हो, जिनका कभी कोई कनेक्शन ना रहा हो लिविंग चीजों से, वो इनऑर्गेनिक है। CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से कि दे आर ऑल इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और इनको आप सिंपलर सब्सटेंसेस भी कह सकते हैं। अब इनको प्लांट्स को ये सब चीजें चाहिए होती है ना, ये सब चीजें चाहिए होती है, प्लांट्स इनको लेता है लेता है लेता है। अब क्वेश्चन कई बार यहाँ पे बच्चे का ये आता है कि इतना लेने के बाद, खाने पीने के बाद प्लांट इतना नाइट्रोजन CO2 सब ले लिया, खत्म नहीं होती क्या, उतने क्यों पी रहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन का कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये प्लांट था या एनिमल था, लेट से कोई एनिमल था जो अब डेड है, मर गया है, अब कौन एक्ट करेगा उस पर, डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स कैसे, डिकम्पोजर्स, जैसे फॉर एग्जांपल फंगई हो गया, वो फंगई हो गया या बैक्टीरिया आ गया। डिकम्पोजर्स को हम सेप्टोट्रॉफ्स भी कहते हैं, डिकम्पोजर्स को हम सेप्टोट्रॉफ्स भी कहते हैं, फंगई या बैक्टीरिया हो गया, ये सब ये इस पे एक्ट करेगा, करेगा क्या ये, देखो मान लो ये वो डेड एंड डिकेइंग मैटर है और ये आपका बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी है, ये कुछ ऐसे सीक्रेट आउट करेगा केमिकल्स को जो कि इस एनिमल को, एनिमल क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डेड है बट है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर है, इस पर एक्ट अपॉन करेगा। इसे भूख लग रही है, इसने क्या किया, इस ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट अपॉन किया, एक्ट करा, इस पे जोर दिखाया,
सीक्रेट किए कुछ ऐसे केमिकल्स और इसने क्या किया, इस ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट कर दिया एक सिंपलर सब्सटेंस में, ये कह सकते हो कि आपने उसको एक इनऑर्गेनिक मैटर बना दिया। अब कुछ तो ये जो है ये सिंपलर सब्सटेंस खा जाएगा, बैक्टीरिया या फंगस कुछ तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस खा जाएगा। सिंपलर सब्सटेंस क्या है, इसने खाना जो बनाया है ये वो है, तो कुछ तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस खा जाएगा। इस ऑर्गेनिक मैटर में से इसने कुछ तो सिंपलर सब्सटेंस जो है उस ऑर्गेनिक मैटर को इसने कन्वर्ट कर दिया कि इनऑर्गेनिक मैटर है सिंपलर सब्सटेंस में, जिससे ये खुद खा जाएगा। जो कुछ बच जाएगा, अब सिंपलर सब्सटेंसेस जो ये बने हैं, ये नाइट्रोजन, CO2 या अदर गैसेस भी आप कह सकते हो, वो सभी है। तो कुछ तो ये खा गया सिंपलर सब्सटेंस, कुछ जो थे ये इसने रिलीज आउट कर दिए सॉइल में या जगह जगह एयर में इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन, किसी भी अदर फॉर्म में। हुआ क्या, फंगाई, बैक्टीरिया, ये इस ऑर्गेनिक मैटर पे, इस एनिमल पे एक्ट करेगा। इस एनिमल में क्या चीजें हैं, ऑर्गेनिक चीजें, एक ऑर्गेनिक मैटर है बेसिकली। तो जब ये इस ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट अपॉन करेगा, क्या करेगा, इस ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट अपॉन करेगा। जब ये इस ऑर्गेनिक मैटर पे एक्ट अपॉन करेगा तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस बनाएगा, और ये सिंपलर सब्सटेंसेस के साथ साथ ये क्या रिलीज करेगा, कुछ और, मतलब बेसिकली सिंपलर सब्सटेंस जो रिलीज कर रहा है ना, ये कौन कौन से है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है। तो कुछ तो सिंपलर सब्सटेंसेस ये खा जाएगा, जो कुछ बचेंगे वो ये रिलीज कर देगा इन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, CO2, ऑक्सीजन एंड मेनी अदर सिंपलर सब्सटेंस फॉर्म। क्या हुआ फिर से देखते हैं, एनिमल मरा, डिकम्पोजर्स आए, फंगल, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक मैटर है उस पे एक्ट अपॉन करेंगे, सिंपलर सब्सटेंस की फॉर्म में लाएंगे या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की फॉर्म में लाएंगे, कुछ तो ये खा जाएंगे, कुछ ये रिलीज कर देंगे। जब ये रिलीज करेंगे सॉइल में, एयर में, तो किस फॉर्म में करेंगे, नाइट्रोजन की फॉर्म में, CO2 की फॉर्म में, और O2 की फॉर्म में, या अमोनिया की फॉर्म में भी ये कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये डिकम्पोजर्स का काम होता है कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर एक्ट अपॉन करते हैं और उन्हें डिकम्पोज करते हैं, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जो टर्म्स थे, जैसे कि फूड चेन क्या है, ये कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स क्या है, तो इनके एक अलग डिटेल वीडियो बनेगा। यहाँ पे आपने जो 3 कंसेप्ट समझे, 2 कंसेप्ट समझे हैं, वो 2 कंसेप्ट है, एनवायरनमेंट क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फूड चेन देखेंगे इन डिटेल। फूड चेन में ये सारी चीजें आ जाती हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये सब चीजें। और डिकम्पोजर्स मैं डिटेल में बता ही चुकी हूँ, वहां पर मैं डिकम्पोजर्स डिटेल में नहीं बताऊंगी, आपको बस सब बता दूंगी एक बार कि क्या था, डेड एंड डिकेइंग पे एक्ट करने वाला था। तो अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें और जल्दी वो आ जाएगा। तो बस अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। I hope you enjoyed the video. You learn important things from the video. And that's it. Goodbye.